नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो दिन भर की जो बड़ी सुर्खियां रही हैं जनमत में, उन्हीं मुद्दों पर होती है बात। तो आज दिन भर की सुर्खियों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी अस्थिर और चुनावी राजनीति से प्रेरित बयानबाजी से भारत को घेरने की कोशिश की है। मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि भारत पर 20 से 25% तक का आयात शुल्क लगाया जा सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब वैश्विक मंच पर भारत चीन का सशक्त विकल्प बनकर उभर रहा है और विश्व के बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी को प्राथमिकता दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की यह बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। पहले भी उनके कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट नीति के नाम पर उन्होंने कई देशों से टैरिफ युद्ध छेड़े हैं, लेकिन इस बार भारत को निशाना बनाना सीधे सीधे उनकी गंभीरता की कमी का संकेत है। लेकिन शायद ट्रंप यह भूल गए हैं कि भारत अब 2014 से पहले वाला भारत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब आत्मनिर्भर भारत की नीति पर मजबूती के साथ खड़ा है। हाल ही में पीएम मोदी ने मालदीव के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी लाई है। ये कदम बताते हैं कि भारत अब अमेरिकी दबाव में आने वाला नहीं, बल्कि विश्व मंच पर स्वाभिमान के साथ साझेदारी करने वाला राष्ट्र बन चुका है। भारत अब न केवल वैश्विक कंपनियों की पसंद बन चुका है, बल्कि एक स्थिर, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक बाजार के रूप में उभर रहा है। अमेरिका जैसे देश भी जानते हैं कि भारत को नाराज करना खुद उनके लिए घाटे का सौदा होगा। ट्रंप का यह बयान जहां उनकी गंभीरता पर सवाल खड़े करता है, वहीं यह भी दर्शाता है कि भारत की बढ़ती ताकत अब विश्व महाशक्तियों को बेचैन कर रही है। भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय इस मुद्दे पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। यह भी स्पष्ट है कि भारत किसी दबाव में काम नहीं करता। अगर ट्रंप ने टैरिफ का रास्ता अपनाया तो भारत भी माकूल जवाब देने में देर नहीं करेगा, क्योंकि भारत अब सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका जवाब भी देना जानता है। कल्पना कीजिए, अगर आप समुद्र किनारे खड़े हैं और अचानक धरती कांपने लगे, लहरें आसमान छूने लगे, सायरन गूंजने लगे और देखते ही देखते सब कुछ डूबने लगे। यही भयावह दृश्य आज रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कामचटकी से शुरू हुआ, जिसने अब दुनिया के 30 देशों को आपदा के खतरे में डाल दिया है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो अब समुद्र पार करके अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस जैसे देशों तक पहुंच रही है। यह सिर्फ एक भूकंप नहीं, बल्कि प्रकृति का वह प्रचंड रूप है जिसने इंसान को उसकी सीमाएं दिखा दी हैं। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कामचटका प्रायद्वीप में मंगलवार को आए 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी का खतरा पैदा कर दिया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप समुद्र के भीतर आया, जिसके चलते रूस, जापान, अमेरिका, फिलीपींस, गुआम और हवाई में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। भूकंप के झटकों से रूस के किंडरगार्टन, स्कूलों, इमारतों और समुद्री तटीय क्षेत्रों में नुकसान की खबरें हैं। सेवरो, कुरिलस्क और कुरिल द्वीप समूह में समंदर की लहरें तीव्र वेग से टकराने लगी हैं। जापान में ट्रेन सेवाएं ठप्प कर दी गई हैं और फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली कराया गया है, जहां 2011 में सुनामी से भारी तबाही हुई थी। अमेरिका की राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन ने कैलिफोर्निया, हवाई और गुआम तक लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। जापान के होक्काइडो, टोक्यो, बेकुशिरो और मोकावा में लोग अस्थायी राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। रूस के कामचटका क्षेत्र में इस महीने यह 5वां भूकंप है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि यह कोई सामान्य भूकंपीय हलचल नहीं, बल्कि प्रशांत रिंग ऑफ फायर में टेक्टोनिक गतिविधियों का बड़ा संकेत हो सकता है। फिलहाल समंदर में 3 से 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। प्रशासन ने सभी तटीय क्षेत्रों में आपात अलर्ट घोषित कर दिया है।
राहत टीमें सक्रिय हैं, लेकिन लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और केवल अधिकृत सूचनाओं पर भरोसा करें। जापान के होक्काइडो द्वीप पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को तुरंत खाली करा लिया गया। याद दिला दें कि 2011 में फुकुशिमा में आई सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी और रेडियोधर्मी रिसाव भी भयंकर त्रासदी हुई थी। यही कारण है कि जापान ने इस बार कोई जोखिम नहीं लिया। भूकंप और सुनामी के खतरे को देखते हुए प्रशांत महासागर के आसपास के 30 देशों में चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रमुख देशों में शामिल है जापान, अमेरिका, कैलिफोर्निया, हवाई, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, फिलीपींस, फिजी, ताइवान, पेरू, टोनगा, समोआ, वानुअतु, इंडोनेशिया, निकारागुआ, पनामा, अल सल्वाडोर, कोस्टा रिका आदि। इन सभी देशों में समुद्र तटीय इलाकों को खाली कराने का कार्य तेजी से चल रहा है। समुद्र में मछलियों का शिकार, जहाज संचालन और पर्यटन सभी कुछ तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भूकंप और सुनामी के वीडियो तस्वीरें साझा की जा रही हैं। कुछ वीडियो में समुद्र की ओर खींचती पानी की ताकत, तेज लहरों का गरजता आना और लोगों का भागते हुए घर छोड़ना, सब कुछ एक डरावनी फिल्म जैसा प्रतीत हो रहा है। Господи, боже мой! Стой, Господи, боже мой! Когда успокоится все, Господи! आज भारत के लिए विज्ञान, संप्रभुता और सुरक्षा तीनों का ऐतिहासिक संगम है। श्रीहरिकोटा से आज शाम 5:40 पर निसार का प्रक्षेपण हुआ है। वो उपग्रह जो अब धरती की हर हलचल का चुपचाप गवाह बनेगा। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार भारत और अमेरिका की तकनीकी दोस्ती की वो पराकाष्ठा है जो अब पूरी दुनिया को आपदाओं से बचाने का काम करेगी। लेकिन आप जरा सोचिए, ठीक इसी दिन रूस के कामचटका में आया 8.8 तीव्रता का भूकंप हिरोशिमा जैसे 14,000 परमाणु बमों जितना विनाश लेकर आया। 12 देशों में सुनामी का खतरा पैदा हुआ। समुद्र में 5 मीटर ऊंची लहरें उठी। लोग डरे हुए हैं। यही वो पल है जब निसार जैसे उपग्रह की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है और यही वो कारण है जिससे ये मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सुरक्षा कवच है। निसार अब धरती की एमआरआई करेगा। सेंटीमीटर स्तर की हलचल भी रडार की आंखों से बच नहीं सकेगी। ये भूजल का स्तर मापेगा, जंगलों की कटाई पर नजर रखेगा, फसलों की हालत बताएगा और अगर हिमालय में कोई दरार पनप रही है तो उससे पहले ही चेतावनी देगा। निसार हमें सिर्फ डेटा नहीं देगा, ये हमें आपदा से पहले की चेतावनी देगा। भूकंप हो या सुनामी, नदियों में बाढ़ हो या ज्वालामुखी का विस्फोट, अब भारत तैयार रहेगा। विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सही कहा कि ये सिर्फ उपग्रह नहीं, भारत और अमेरिका के लोकतंत्रों का विज्ञान में साझा विश्वास है। इस सैटेलाइट में एल बैंक रडार अमेरिका का है और एस बैंड भारत का, और जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो धरती की हर परत की हलचल सामने आ जाती है। निसार अब हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का स्कैन करेगा, वो भी 743 किलोमीटर दूर से। भारत अब केवल डेटा का उपभोक्ता नहीं, अब हम डेटा प्रदाता बन गए हैं और यह डेटा पूरी दुनिया को मिलेगा और वो भी मुफ्त में, रियल टाइम में, हर मौसम में। जो काम विकसित देश वर्षों से कर रहे थे, अब भारत वही काम अपने दम पर कर रहा है। यह केवल लॉन्च नहीं, यह भरोसे की उड़ान है। ये उस भारत की तस्वीर है जो विकसित भारत 2047 की ओर एक निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। आज जब हम कैमरे के सामने ये खबर पढ़ रही हैं तो धरती के भीतर की हर दरार, हर कपकपी, हर दरकती चट्टान अब एक निगरानी में है। अब हम आंख मूंद कर प्रकृति की मार नहीं सहेंगे। अब हम पहले से जानेंगे, सतर्क रहेंगे और बचेंगे। निसार उड़ गया है लेकिन हमारी जमीन अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। नोएडा के निठारी गांव में 2006 का वो साल कौन भूल सकता है, जब एक के बाद एक मासूम बच्चों की लाशें मिल रही थी, जिन बच्चों को परिवारों ने कंधों पर झुलाया था
उनके कंकाल मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे प्लास्टिक के बैगों में पड़े मिले थे। एक पूरा गांव डर और मातम में डूबा था। देश हिल गया था, सिस्टम की आंख खुली थी, मगर शायद जुबान और जमीर दोनों बंद हो चुकी थी। अब 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया है। यानी अदालत के मुताबिक वो हत्यारे नहीं है। मतलब ये कि वो 19 मासूम जिनकी हड्डियां मिली थी, उनकी कोई हत्या नहीं हुई, और अगर हुई तो की किसने? क्या उन माँ बाप की चीखें झूठी थी जो अपने बच्चों की फोटो लेकर थानों के चक्कर काटते रहे? क्या वो सबूत झूठे थे जिनमें डीएनए से लेकर शरीर के अंगों की पुष्टि हुई थी? क्या वो चश्मदीद गवाह गलत थे जिन्होंने घर में बच्चों के घुसते देखा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि संदेह का लाभ दो। सवाल ये है कि अगर इतने नरकंकाल भी सबूत नहीं है तो क्या अब किसी बच्चे को दफनाने की लाइव रिकॉर्डिंग चाहिए? इस देश में गरीब का बच्चा मर जाए तो मीडिया भी शोर मचाता है, सरकार भी कुछ दिन अफसोस करती है, जांच एजेंसियां फाइलें पलटती हैं और फिर धीरे धीरे फाइलें ठंडी हो जाती हैं और माताओं की गोदें सूनी रह जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के दायरे में बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन इस फैसले ने सिस्टम की एक और गहरी संधान उजागर कर दी है कि हम न्याय देने में नहीं, केस निपटाने में विश्वास करते हैं। पंढेर अब पूरी तरह निर्दोष है। कोहली एक और केस में जेल में है, लेकिन उन 19 मासूमों की मौत का हिसाब कौन देगा? पीड़ित परिवार आज भी रो रहे हैं, कुछ की आंखें सूख चुकी हैं, कुछ अब भी तस्वीरें सीने से लगाए बैठी हैं। ये फैसला उन्हें जवाब नहीं देता, सिर्फ जख्म देता है। देश पूछ रहा है कि अगर वो दो दोषी नहीं थे तो दोषी कौन है? क्या उन 19 बच्चों की मौत एक कल्पना थी? निठारी कांड अब सिर्फ एक फाइल नहीं है, ये भारतीय न्याय व्यवस्था का आईना है जिसमें पीड़ित धुंधले हो जाते हैं और आरोपी गुम हो जाते हैं, और जब इंसाफ नहीं मिलता तो इंसाफ पर से भरोसा उठ जाता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनकी रिहाई हो चुकी है। 19 बच्चों का रहस्य आज भी अनसुलझा नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इनकी तस्वीरों को देखकर और इनकी रिहाई को देखकर यही उठ रहा है, असली कातिल अब भी बाहर हैं। परिवारों को इंसाफ नहीं मिला है। जांच एजेंसियों पर कोर्ट की टिप्पणी आई है। पंढेर कोहली अब दोनों तरीके से जिस तरीके से बरी हो गए, उसकी तस्वीरें आप सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी केस में राहत फिलहाल दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सच्चाई देश के सामने रखी गई, वह अब राजनीति में भूचाल ला चुकी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। सीएम फडणवीस ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिलसिलेवार तथ्यों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस वही बात बोल रही है जो पाकिस्तान के नेता कहते हैं। आप सुनिए। अभी उनको महादेव से नफरत है तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने सिलसिलेवार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारा सच हमारे सामने रखा। उससे पहले रक्षा मंत्री जी ने और विदेश मंत्री जी ने भी विदेश नीति के बारे में सारा सच हमारे सामने रखा। एक प्रकार से कांग्रेस पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक जो बयान था उसको कांग्रेस पूरे तरीके से सच करने पर तुली है। और वो बयान ये था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो जबान पाकिस्तान के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाषा पाकिस्तान के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, वही भाषा बिना कॉमा या फुल स्टॉप बदले कांग्रेस पार्टी यूज कर रही है, और वही आज भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों से ध्यान में आया। दिल्ली की संसद मार्ग मस्जिद में सपा सांसदों की बैठक सिर्फ राजनीति नहीं, अब मजहब की तौहीन बन चुकी है। खुद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, मस्जिद इबादत का घर है, सियासत का अड्डा नहीं। क्या अखिलेश यादव अब भी खामोश रहेंगे? सवाल सिर्फ ये नहीं कि मीटिंग क्यों हुई, सवाल ये है कि मजहब को सियासत का औजार बनाना कब बंद होगा।
क्या वोट की भूख में समाजवादी पार्टी अब मजहबी मर्यादा तक लांघने लगी है? हिंदू पर्वों पर सवाल उठाने वाली ये पार्टी कुरान की आयतों पर वोट क्यों मांगती है? आज सवाल अखिलेश से नहीं, उस सोच से है जो मजहब के नाम पर लोकतंत्र को लहूलुहान करती है। मस्जिदों को राजनीतिक मंच बना देने की कोशिश क्या मुसलमानों को भी नागवार गुजर रही है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, जो हर मंच पर टोपी पहनकर मजहबी झंडा बरदार बनते हैं, अब उन्हीं के खिलाफ इस्लाम में आवाज उठ रही है। जी हां, समाजवादी पार्टी अब खुद मौलवियों के फतवे की निशानी पर है। मस्जिद में राजनीतिक बैठक कर सपा नेताओं ने जो किया है वो सिर्फ संविधान नहीं, इस्लाम की मर्यादा का भी अपमान है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मस्जिद में सपा नेताओं की कथित बैठक को लेकर तीखा हमला बोला है और कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, ना कि सियासी ठिकाना। सपा सांसदों की ये हरकत इस्लाम का अपमान है। सुनिए। लोकसभा स्पीकर से कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी इमामत के लायक नहीं है, इनको इमामत से बरतरफ किया जाए, हटाया जाए, इसलिए कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों को मस्जिद के अंदर बिठा के मीटिंग करके मस्जिद को नापाक कर दिया है और मस्जिद के अंदर इस तरह का काम नाजायज है और मस्जिद को नदवी ने सियासत का अखाड़ा बना दिया है। तो ओम बिरला जी से जो लोकसभा स्पीकर हैं और रेखा गुप्ता जी से पत्र के माध्यम से मैंने मांग की है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको इमामत से बरतरफ करें। इसलिए करोड़ों मुसलमानों के मजहबी आस्था को, अकीदत को इन्होंने ठेस पहुंचाई है और शरीयत के उसूलों के खिलाफ इन्होंने काम किया है। किसी भी मस्जिद में इस तरह की सियासी पार्टी ऑर्गेनाइज करना ये शरअन मना है। दूसरी बात, वहाँ पर जिस तरह से एक महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिस तरह से उसकी पीठ वगैरह सब कुछ दिख रही है, यानी आपत्तिजनक हालत में बैठी हैं, वो उससे भी बुरा है। मुहिबुल्लाह नदवी अगर मीटिंग करना चाहते थे तो उनके पास बराबर में एक बहुत बड़ा रूम है जो 5 स्टार की तरह उन्होंने बना रखा है, उसमें मीटिंग कर सकते थे। मस्जिद में बैठकर इस तरह की मीटिंग करना ये मस्जिद की हुर्मत को, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने जैसा है। तमाम मुसलमानों में इसके खिलाफ रोष है और ये बहुत गलत कदम है मुहिबुल्लाह नदवी का। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे आदमी को मस्जिद से हटा देना चाहिए। इमाम साहब ने जो काम किया है, मैं ये नहीं मानता कि वहाँ कोई मीटिंग की गई होगी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल मैसेज उसका खराब गया है, मीटिंग नहीं की, इसके बावजूद आप अपने घर पे इस किस्म के काम कीजिए। मस्जिद में बुलाकर इस किस्म की गेट टुगेदर मस्जिदों को बदनाम करने का काम हमारे इमाम साहब ने किया है। और बहुत से इमाम होंगे जो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हो या किसी और पार्टी से हमदर्दी रखते हो, फिर कल को वो उसकी भी हिम्मत होगी, वो अपने मस्जिद में अपने नेताओं को बुला के बिठाएगा। तो इसकी शदीद मजम्मत की जाती है। मस्जिद का इस्तेमाल किसी भी किस्म की सियासत के लिए नहीं होना चाहिए और जो कर रहा है उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए। जब इस्लाम का सबसे बड़ा मंच कह रहा हो कि सपा नेताओं की हरकत नाजायज है, तो क्या अब भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक की दुकानदारी से इनकार कर सकती है? सवाल ये नहीं कि सपा नेता मस्जिद में क्यों गए, सवाल ये है कि आखिर मस्जिद में ही पार्टी मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। संसद के मॉनसून सत्र के बीच समाजवादी पार्टी के सांसदों की दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में बैठक का मुद्दा दिल्ली लखनऊ के राजनीतिक गलियारों से होता हुआ मौलानाओं के बीच तक पहुंच चुका है और इसको लेकर मौलानाओं के बीच तलवार खिंची हुई है और दूसरा मौलाना सपा के बचाव में उतर आया। देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है और तमाम लोग अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर में दाखिल होने से रोकना या उनको दाखिल होने की इजाज़त न देना, ये किसी को भी हक और इख्तियार नहीं है। शरई नुक्ता नज़र से इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह के घर में जाए। हमने देखा है कि इससे पहले मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा भी मस्जिद में गए हैं
मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात भी मुख्तलिफ मौक़े पर मस्जिद में दाखिल हुए हैं और यहाँ तक कि हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले अहम ज़िम्मेदारान भी मुख्तलिफ मौक़े पर मस्जिद में दाखिल हुए हैं। इसलिए अगर किसी पार्टी का कोई रहनुमा मस्जिद में दाखिल होता है तो उसको सियासी रंग देना या अपने सियासी मफाद के तौर पर उसको एजेंडा बनाने की कोशिश करना और बाज़ हज़रात का ये कहना कि वो शरई नुक्ते नज़र से दुरुस्त नहीं है, तो ये उनकी अपनी ज़ाती राय है, शरीयत का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो काशी में पूजा करने पर चुप रहती है मगर कुरान की आयतों पर वोट मांगती है, जो बजरंग बली पर सवाल उठाती है मगर जिन्ना को महापुरुष बताती है, जो भारत माता को टुकड़ों में बांटने वालों से गठजोड़ करती है और खुद को मुस्लिमों की रहनुमा बताती है, लेकिन जो मस्जिद को वोट बैंक बनाते हैं, जो इस्लाम को कुर्सी की सीढ़ी समझते हैं और जो मजहबी भावनाओं के सौदागर हैं, अब उन्हें खुद मजहब ने अछूत करार दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। साल 2009 शर्म अल शेख और भारत ने पहली बार कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा में भारत की भूमिका को संयुक्त बयान में मान्यता दे दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी के बीच हुई इस मुलाकात ने 26/11 के जख्मों पर नमक छिड़का। न सिर्फ पाकिस्तान को आतंक से अलग रखा बल्कि भारत भी उसी कतार में खड़ा कर दिया गया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। – 2009 के शर्म अल शेख का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने इसका उल्लेख किया और कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि जब भारत पर 26/11 का आतंकी हमला होता है तो भारत कार्रवाई करने की बजाय चुप्पी को बेहतर विकल्प समझता है और शांत हो जाता है, पाकिस्तान से समझौते कर लेता है। भारत को आतंकी हमले के बदले शर्म अल शेख मिलता है। वही रक्षा मंत्री ने कहा कि यह समझौता तात्कालीन सरकार की बड़ी भूल थी और इसने देश को रणनीतिक रूप से कमजोर किया। इस समझौते का जिक्र अचानक ही नहीं हो रहा है, इसका जिक्र क्यों हुआ है, इसके लिए जानना जरूरी है कि इस समझौते में क्या आखिर लिखा गया था। दरअसल मिस्र के शहर शर्म अल शेख में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच बैठक हुई थी और बैठक के अंत में एक साझा बयान जारी किया जिसमें लिखा था, प्राइम मिनिस्टर गिलानी mentioned that Pakistan had some information on threat in Balochistan and other areas. भारत और पाकिस्तान दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इस समझौते ने आतंकवाद से पीड़ित देश और आतंकवाद को पोषित करने वाले देश को एक साथ खड़ा कर दिया। समझौते की इस लाइन ने पीड़ित और पीड़क को बराबर का दर्जा दे दिया। इतनी बड़ी बात को उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वीकार कर लिया और साझा बयान पर हस्ताक्षर कर दिया। इस समझौते में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि भारत एक आतंकी देश है जो दूसरे देशों में आतंक फैलाता है। पाकिस्तान हमेशा से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर बलूचिस्तान में साजिश करने का आरोप लगाता रहा था। इस समझौते के बाद मीडिया से लेकर संसद तक मनमोहन सरकार की कड़ी आलोचना हुई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर डिप्लोमेटिक रूप से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में भारत की छवि खराब होने लगी। यह कांग्रेस की विफलता थी या साजिश, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज जब भारत डंके की चोट पर अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है। आज भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करता है, उसके एयरबेस तबाह कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं। कांग्रेस वही सवाल पूछ रही है जो पाकिस्तान पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को नुकसान कितना हुआ, कितने राफेल मार दिए गए, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। आज हमारा देश कांग्रेस द्वारा किए गलत फैसलों के कारण परेशान है। कांग्रेस की गलतियों की एक लंबी फहरिस्त है जिसे जनता को बताना जरूरी है। चाहे वो पीओके छोड़ने वाली बात हो, पाकिस्तान के 95,000 युद्धबंदियों को रिहा कर देने की बात हो, सिंधु जल समझौता हो, शिमला समझौता हो या शर्म अल शेख का समझौता या अक्साई चीन को कब्जा देने की बात हो। अब पूरे देश को कांग्रेस के एक एक कुकर्म की जानकारी हो रही है और देश जागरूक हो रहा है।
शर्मल शेख समझौते में कांग्रेस ने भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया। आतंक के मुद्दे पर देश का सिर शर्म से झुकाया, जिसका जवाब आज देश कांग्रेस से पूछ रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो फिलहाल के लिए आज के जनमत में इतना ही। कल फिर आपसे इसी समय पर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।